अस्सलाम एवरीवन। एक दो मिनट वेट करते हैं पार्टिसिपेंट का, फिर स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है एवरेजेस, वेटेड एवरेजेस, मीडियन एंड मॉड। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन फार्मूला यूज है। ये भी चैप्टर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और कंसेप्ट पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अच्छा, लेट मी ग्रैब द पेन। अच्छा, एवरेज को ना हम मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू मीन, ठीक है। और इक्वल टू लिखना था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है ना, उनको आप सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से, ठीक है। सपोज मेरे पास 5 वैल्यूज गिवन है। 4, उसको आप सारी वैल्यूज में आपको क्या प्लस करें, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 5, ठीक है। 6 और 8, 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मीन अगर फाइंड करना है तो आप सम सबको सम करेंगे, ठीक है। और इसको टोटल को डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ आइटम के साथ। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कंसेप्ट होता है मीडियन का। मीडियन बेसिकली वो भी क्या कहते हैं, मिडल वैल्यू हमें दे रहा होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर में आप पहले कन्वर्ट कर देते हैं अपनी लिस्ट को। उसके बाद आप उसमें से सबसे जो मिडल पार्ट होता है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिर मीडियन मिल जाता है। अच्छा, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था मीडियन और वो मीन जो है ना आपस में तब इक्वल होते हैं जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस होता है सब वैल्यूज के दरमियान, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस नहीं है सबके दरमियान, तो मीन और मीडियन आपस में डिफरेंट होंगे इसके, ठीक है। जब इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना सारे, सबकी वैल्यूज आपस में, तो आप मीडियन और मीन जो होता है ना सेम होता है, तो आपको सवाल सोल्व करने में ना इजी हो जाती है, काफ़ी आसानी हो जाती है उसमें। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, आप ना पहले अगर इवन है ना, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, सबसे पहले आप करेंगे सॉर्ट, ठीक है। इसको ना मैं सबसे पहले आप करते हैं सॉर्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ कर लेंगे, आप बड़े से छोटे की तरफ कर लेंगे, लेकिन कन्वेंशन यही है छोटे से बड़े की तरफ करें, ठीक है। आपको जो भी वैल्यूज गिवन है आप पहले उसको सॉर्ट कर लें और उसकी मोस्ट मिडल वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अगर इवन है ना हमारे पास, सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ 3 7 8 9 12 14, ठीक है। ये हमारे पास इवन नंबर वैल्यूज हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं इसमें। तो आप इस तरह के सवाल को इस तरह करेंगे कि ये सॉर्टेड मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो 14 और 3 के कैंसिल हो गए, 7 और 12 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या मेरे पास, 8 और 9, ठीक है। 8 और आप इसका जब इवन नंबर वैल्यूज होती है ना तो आप क्या करते हैं, मोस्ट मिडल वैल्यूज जो होती है ना उनको आप सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, 8 प्लस 9, हमारे पास क्या आएगा 17, 17 को 5 से डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर बनेगा 8.5, ठीक है। अ, लेकिन आप इसके इस तरह की वैल्यूज का अगर मीन निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी, ठीक है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस नहीं है आपस में। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है, हाँ, अगर अगर हमारे पास वैल्यू जो है ना ओड है, ठीक है, यानी कि मैं 14 हटा देता हूँ, तो आप किस तरह करते हैं, यानी उसको आप किस तरह सोल्व करते हैं, मोस्ट मिडल वैल्यू जो होती है ना वो आपके पास मीडियन आई थी, इस केस में फिर हमारे पास 8 जो है ना मीडियन आएगा, ठीक है। तो 8 विल बी द आंसर, यानी मोस्ट मिडल वैल्यू, सही है। जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी बीच में, उन दोनों को आप सम करेंगे और आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियन। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारे पास मॉड का। मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि एक डाटा सेट है गिवन है काफ़ी सारा,
उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिकरिंग वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, उसको आप कह देते हैं मॉड आई है। ठीक है। एक डाटा सेट के अंदर मल्टीपल मॉड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। थ्री थ्री, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 5 8 9। अच्छा, इस केस में मोड जो आ रहा है वो 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 3 की कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ 5 भी जो है वो 2 है। तो मोड जो है इस केस में 3 और 5 है। ठीक है। और यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू होगी ना, उसको आप मोड कहते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेजेस का। वेटेड एवरेजेस का फॉर्मूला इस तरह होता है। वेटेड एवरेज का मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, ये काफ़ी यूज़ होगा। W1 इंटू X1। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ कि क्या 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 टर्म्स मैंने लिख रहा हूँ साथ साथ। W2 इंटू X2, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। और ये होल टर्म जो है ना डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ वेट्स के साथ। ठीक है, मैं ना ये बल्कि इसके साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नीचे डिवाइड होगा W1 प्लस W2 से। यानी कि कभी कभी सवाल में ना हमें गिवन होता है कि एक ही वेट जो है ना वो दूसरे की मीन से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आप इसके 3 पार्ट कंसिडर करेंगे और दूसरी वाली जो मीन है की वैल्यूज है ना उसके 2 पार्ट कंसिडर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप, जैसे मैंने आपको 3 की एग्जांपल दी है, यहाँ पे वेट उसमें 3 पुट हो जाएगा इधर W1 में, और W2 में 2 पुट हो जाएगा। ठीक है। और X1 क्या है हमारे पास, X1 और X2 हमारे पास मीन है दोनों के। सपोज X1 हमारे पास गिवन है 88 और X2 हमारे पास गिवन है 92। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये जो वेटेड एवरेज वाला सवाल है ना, ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, एक आ जाता है, एक आधा इसका इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो भी आपके टेस्ट कर रहे होते हैं कैलकुलेशन की, आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और मीडियन वाला भी सवाल काफ़ी दफ़ा आया हुआ है पेपर में। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर है ये वाला। अच्छा, चलिए हम ना अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी फिर देख लेंगे उनको साथ साथ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है चीज़ें अभी तक? जी सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। हुसैन एंड डीनो हैव एन एवरेज ऑफ 20 ईच। यानी कि हुसैन की भी वैल्यू क्या है, 20 लेंगे हम, और डीनो की भी 20 लेंगे, तो मेरे पास टोटल हो गया 40। 40 को जब 2 पे मैं डिवाइड किया, दोनों बंदे हैं ना, तो मेरे पास एवरेज आ गई 20। यानी कि जब एवरेज उसने बोल दिया ना 20, इसका मतलब आप अज्यूम कर लें 2 बंदे हैं, तो दोनों की वैल्यू 20 20 आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि टोटल होगा मेरे पास 40। ठीक है। अच्छा, उसने कहा है डीनो विंस अ कैश प्राइस। यानी कि डीनो जो है ना उसने एक कैश प्राइस जीता है। अब क्या होगा, विच रेजेस देयर एवरेज टू 80। पहले क्या एवरेज थी 20, अब जब उसने प्राइस जीत लिया एक बंदे ने उनमें से, तो उसकी एवरेज होगी 80। अज्यूमिंग नो अदर चेंजेस अकर्ड, हाउ मैनी डॉलर्स डिड डीनो विन। ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरह सोल्व करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम क्या होगा, हमारे पास 40 40 होगा। ठीक है, अब उसको आप मेरे ख्याल से 80 में ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक इट। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि आपने 2 की जो वैल्यू निकाली वो 40 आया। ठीक है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ना, क्योंकि दोनों एक उसकी एवरेज हमारे पास 20 थी और 2 बंदे थे, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, एवरेज तो हमें गिवन थी। और उसके बाद उसने जो है ना, हमने क्या किया कि 40, वो जो नई वैल्यू हमने न्यू सम जो निकालना है ना, वो क्या करना है, जो उसने प्राइस जीती है, ठीक है, वो निकालना है। तो उसने हमने कितनी उसने प्राइस जीती वो हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 40 को उसमें ऐड करेंगे तभी हमारे पास वो प्राइस आएगी ना जो उसने जीती है। ठीक है, क्योंकि पिछली वाली प्राइस जो थी 40 थी इनिशियल प्राइस, तो फाइनल प्राइस क्या होगी, दोनों को ऐड करके होगी। ठीक है। तो और उसने हमें एवरेज बता दी है नई वाली, कि एवरेज न्यू जो है वो ये होगी। हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। सम हमारे पास हमें पता है 40 प्लस P/2। ठीक है, ये हम एवरेज फॉर्मूला लगा दिया और हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली इसमें क्या है कि एवरेज हमें पता है और हमें सम निकालना है, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि आपको एवरेज निकालनी पड़ती है, सम आपको गिवन होता है, लेकिन इस केस में क्या है कि आपको एवरेज गिवन है, आपने सम निकालना।
ठीक है। और कुछ केसेस में ये भी होगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको सम और एवरेज गिवन होगा, तो आप उसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की मतलब मूव करते हैं। जनानी इज 6 सेंटीमीटर टॉलर देन प्रीति, प्रीति, ठीक है, हु इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन रे। अच्छा, जनानी 6 सेंटीमीटर टॉलर देन प्रीति, यानी कि प्रीति से 6 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो प्रीति है वो 10 सेंटीमीटर टॉलर है रे से। तो आप इसमें ना वैल्यू अज्यूम कर लें, ठीक है। तो आप वैल्यू जब अज्यूम करेंगे ना, इसमें आप सपोज एक बंदे की जो सबसे छोटा है ना, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 100, ठीक है। ये देखें, रे सबसे छोटा था ना, अब तो सवाल तो दोबारा पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि रे जो है ना सबसे छोटा है, ठीक है। तो रे को आप 100 अज्यूम कर लें, ठीक है। और बाकी देखें क्या क्या वैल्यूज बन रही है। एक ही बनेगी 110, और जो जुनानी है उसकी 116 बनेगी, ठीक है। 16, 10 + 6 क्या होगा, 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू मैंने 100 अज्यूम कर ली, दूसरे की मैंने 110 अज्यूम कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या है कि वो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है। और उसके बाद जो जनानी है वो सबसे बड़ा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 6 ज्यादा है प्रीति से। तो प्रीति की 110 थी, तो उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 116 हो गया। अब हमने जब मीन लेना होता तो क्या मैंने बताया था कि आपको तीन वैल्यूज है ना हमारे पास, तो 3 बंदे हैं, तो उसको हम ना सम करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। और जब इसको राउंड किया है, उसने हमसे पूछा हुआ क्या सवाल में, क्वांटिटी एक है, द एवरेज हाइट ऑफ 3 पीपल। एवरेज तो हमने निकाली 108 पॉइंट समथिंग, ठीक है। द मीडियन हाइट ऑफ 3 पीपल। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सॉर्ट करेंगे उसको और देखेंगे कि कौन सी बड़ी आ रही है। तो इस केस में मीडियन क्या आ रहा था, 110, ये देखें, सॉर्ट किया हुआ ना, 100, 110 और 116। तो जब इसका मीडियन निकालेंगे 110 आया, उसकी में जब मैंने एवरेज निकाली तो वो आई 108, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 110 बढ़ी हुई ना 108 से, तो क्वांटिटी बी विल बी द आंसर। क्वांटिटी बी में हमारे पास क्या था, मीडियन, और वो 110 था, और एवरेज मेरे पास क्या आई 108। तो आप क्वांटिटी बी विल क्लियरली जो है ना हमारे पास बड़ा है इस केस में, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एवरेज ऑफ जोलीज 5 क्विज इज 88। अच्छा, 5 क्विजेज हैं, यानी नंबर ऑफ क्विजेज 5 है, यानी एन जो है 5 है, नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। व्हाट स्कोर Jolie need to get on a 6 quiz to raise her average for all 6 quizzes to 90। अच्छा, उसने कहा है कि अगर वो 6 हम क्विज ऐड करें उस एवरेज में, तो उसकी एवरेज जो है ना 90 हो जाए, तो वो क्या कितने नंबर लेगी तो ये 90 हो जाएगी, ठीक है। वो 6 क्विज का हमें ना नंबर बताने हैं, वो कितने क्विज नंबर ले तो एवरेज जो है ना 90 हो जाएगी। अच्छा, 5 की जो थी एवरेज, ये 88 थी, हमने एवरेज लेके जानी 90 की तरफ। तो आप क्या करें, सिंपल वो इस पे फॉर्मूला लगाएं, वो वाला एवरेज एवरेज वाला, ठीक है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएं सिंपल, ठीक है। आपने सम निकाल लिया, एवरेज भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया था आपको, एन भी गिवन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास क्या आ गया, सम 440। अच्छा, सम जो है मेरे पास ये आ गया 5 क्विजेस का, ठीक है। उसने 5 क्विज बोला हुआ था ना। अब उसने कहा छठा क्विज जब ऐड होगा, हमें छठे क्विज की तो वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो 440 में एक चीज ऐड होगी, यानी 6 क्विज जो ऐड होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 440 में 6 एक और ऐड कर दिया, तो ये टोटल सम बन गया, ठीक है। 6 हमारे पास नंबर ऑफ क्विजेज हैं, और 90 हमें जो है ना एवरेज है उसकी। तो हमें चेक करना है कि किस तरह मतलब बनेगा, मतलब एक्स जो है हमें निकालना है। तो आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो आंसर आया हमारे पास 100 आया, ठीक है। तो 100 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो उसको अपने छठे क्विज में ना 100 लेने पड़ेंगे, तब जाके उसकी एवरेज 90 बनेगी, ओके। तो अच्छा, आप ना इस तरह के सवाल क्या करें कि जब इस तरह से सवाल आता है, एलिमिनेशन रूल भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन रूल इस तरह लगाएंगे कि उसने कहा एवरेज जो है ना 5 क्विज में मेरी 88 है, ठीक है। तो छठा क्विज ऐड होगा तो आप 88 थोड़ी नंबर लेंगे, छठे क्विज का 88 लेंगे तो वो एवरेज फिर 88 हो जाएगी, तो फायदा थोड़ी हुआ हमें कुछ, ठीक है। तो हाँ, ये तो इस तरह की चीजें जो है ना एलिमिनेट वैल्यू हो जाएंगी। और 102 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग फिर जब आपके पास सपोज अगर टाइम कम है ना, तो आप एलिमिनेशन रूल लगा के ना कर सकते चीजें, अगर आपको चीजें समझ में भी आ रही, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। 4 है, द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 55, और उसने कहा है द एवरेज ऑफ वाई एंड जी इज 75। अच्छा, इस तरह के सवाल होता है, किस तरह सॉल्व करते हैं, सिंपल इनकी इक्वेशन बनाएं और फिर इक्वेशन जो है ना फाइंड कर लेंगे। देखिए उसमें क्वांटिटी हमें क्या, z माइनस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 55। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनेगी y प्लस जेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 75।
अच्छा, इसका इसका आपने इक्वेशन बना ली, तो आप क्या करेंगे, जो टू जो है 55 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वाई प्लस जेड डिवाइड बाई टू जो है वो टू जो इधर नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75। तो दोनों अब 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इक्वेशन इस तरह बना ली, और हमने दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो फिर मेरे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें मैंने इक्वेशन बना ली 150 वाली, और ये जो आ रही थी जो 110 वाली है। ठीक है, दोनों मैंने इक्वेशन बना ली, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, z माइनस एक्स क्या है मेरे पास 40। ठीक है, वाई 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 जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, तो 40 आ गया। अच्छा, उसी वैल्यू हमारे पास क्वांटिटी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40, और क्वांटिटी बी क्या है वो भी 40 है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन जो है ना सी को चूज करेंगे। ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन क्लैरिस क्लास each test weights her overall grade average 3 times as much as each quiz does। यानी कि कह रहा है जो, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। इन क्लैरिस क्लास ईच टेस्ट वेट्स हर ओवरऑल ग्रेड एवरेज 3 times एज मच एज ईच क्विज डज। यानी कि जो उसकी एवरेज का ओवरऑल जो ग्रेड है ना वो 3 times जो है ना हर क्विज से ज्यादा है। तो आप इसको इक्वेशन बना लेंगे, 3 times ऑफ ईच एवरेज इक्वल टू क्विज कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इफ क्लैरिस स्कोर्ड 88 एंड 94 ऑन टू क्विज, एक क्विज में इसके ये आए हैं और दूसरे क्विज में 94 आए हैं, तो रिस्पेक्टिवली, एंड शी स्कोर्ड 90 ऑन द ओनली टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज हर करंट ओवरऑल ग्रेड। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 कितना करना है, सिंपल वही वाला क्या करना है, टोटल क्वेश्चन कितने थे वो आप फॉर्मूला लगा लेंगे, एन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एन हमारे पास 5 है। ठीक है, उसने एक तो दो नंबर, दो तो हमें बता दिया ना 90 88 और 94 वाले। ठीक है, और जो बाकी जो तीन है ना उसकी जो है ना उस समेशन है 3 गुना। ठीक है, तो आप उसको भी कंसिडर करेंगे। ये देखें, एक 88 था, एक 94 था, और जो ये जो 90 है ना ये तीन तीन दफा आया। ठीक है, एक कोई जगह 90 था और बाकी दो भी जो है ना 90 90 90 होंगे। तो आपने उनकी एवरेज निकाल ली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना कि टेस्ट वेट्स और ग्रेड जो है ना वो 3 times एज मच एज क्विज है, तो आप क्या करेंगे, उनकी सेम ही होगी, 90 वाले उनकी सेम होगी, आप उनको सम कर देंगे, और बाकी जो है 98 के तो गिवन ही था हमें, और टोटल नंबर ऑफ क्विज से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90.4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है ना 6, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 12। अच्छा, तीनों को आप ऐड करें, थ्री थ्री को डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे, तीनों को आपने ऐड किया, 3 पे डिवाइड कर दिया, और इक्वेशन देखें क्या बन रही है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारा एक्स प्लस 2 बन रहा है, एक्स प्लस 2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 12। ठीक है, एवरेज जो है ना उसने गिवन है 12। ठीक है, 4 एन भी हमें गिवन है, एवरेज भी गिवन है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, सम। सम इसमें से निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, एवरेज हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हाँ, तो आप मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इफ सेट ऑफ नंबर इंक्लूड 9 11 एंड 12 व्हाट इज द फोर्थ नंबर। सिंपल, उसने वैल्यूज गिवन है, आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है ना नहीं है। ठीक है, 9 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस एक्स, एक्स हमने जो है ना फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपको बताया था ना सम फाइंड करना है। ठीक है, और आपके आपके पास ये तीन वैल्यू गिवन है, चौथी आपने निकालनी है, तो आप इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, आपके पास जो है ना आखिरी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट करते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 30 इंटीजर्स द एवरेज इज 30। अच्छा, वो कह रहा है 30 मेरे पास इंटीजर्स हैं, और उनकी एवरेज जो है ना वो 30 बन रही है, एंड नॉन ऑफ द इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 60। अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन क्या करें कि डी प्रूफ करने की कोशिश करें। यानी कि इसमें ना हमारे पास आप ओवर करेंगे ना, आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। 13 टीचर्स है ना, मैं 14 इंटीजर ले सकता हूँ, और 16 टीचर्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, 5 5 इवन ले लूँ, और 5 मैं वो सॉरी 25 मैं दूसरे ले लूँ, तो इस तरह की ना मल्टीपल कॉम्बिन वो बन सकते हैं, तो हमारी एवरेज भी ना काफी फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, जब मैं वेरिएशन काफी डेविएशन जो है ना आपस में काफी इंक्रीज कर दूंगा ना इंटीजर्स में, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस आने लग जाएंगे। कुछ केसेस में मेरे पास एवरेज जो है 30 से कम आएगी, कुछ केसेस में मेरे पास एवरेज ज्यादा आ जाएगी। तो हम जो है ना इसके आपको मैं बता दिखा भी देता हूँ, ये देखें,
उसने कहा है द सेट कंसिस्ट ऑफ 15 जीरोस एंड 15 60, तभी तो हमारे पास 30 एवरेज बनेगी, ठीक है। यानी कि 15 उसमें जीरो हो जाएंगे और 15 उस 60 कंसिडर कर ली वैल्यूज, तो जब उसकी एवरेज निकालेंगे ना तो 30 बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल क्या लिया उसने कि द सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 14 15 14 एंड 15 16, ठीक है। यानी कि 16 जो है उसने 15 नंबर ले लिए और जो 14 है ना वो भी 15 जो है ना वो 14 ले लिए, ठीक है। तो जब आप उनकी भी एवरेज निकालेंगे वो भी क्या कहते हैं क्या कहते हैं एवरेज जो है ना, कुछ में किसी में 30 से कम निकलेगी, कुछ किसी में ज़्यादा निकलेगी। जब इस तरह का सिनेरियो हो जाए ना तो आपने ऑप्शन डी को चूज करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। इफ एक्स इज नेगेटिव, what is the median of the list 20 and 20x 7 11 3। अच्छा उसने कहा ना x नेगेटिव है तो x सबसे पहले, इसको आप सॉर्ट करेंगे ना तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो x नेगेटिव होगा ना तो आप उसमें देख लेंगे मीडियन क्या बन रहा है, ये इरेलीवेंट हो जाएगा एक किस्म का ना। आप उसको सॉर्ट करेंगे ना, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x कोमा 3 कोमा 7 कोमा 11, ठीक है। और कौन सी रह गई है 20, एक हाँ 5 होगी पूरी। तो इस केस में मेरे पास मीडियन क्या आ जाएगा 7। तो नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमें उससे कोई कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव मतलब वो सबसे छोटी ही रहेगी इन पूरी सेट में से। तो जब आप मीडियन निकालेंगे ना इस केस में तो 7 ही बनेगा हर सूरत, कोई भी आप नेगेटिव ले लें, बेशक माइनस इन्फिनिटी भी ले लें, ठीक है। तो इस केस में 7 हमारे पास आंसर ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ द एवरेज ऑफ n एंड 11 इज इक्वल टू 2n, यानी कि n और 11 को मैं जब ऐड करूंगा और 2 पर डिवाइड करूंगा ना तो वो बनेगा 2n, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ n एंड 13 डिवाइड बाई 3। अच्छा इस केस में क्या करेंगे, आप एवरेज निकालेंगे, इस n की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास आंसर। उस n का जो एवरेज आएगी ना वो इसमें आप पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था n प्लस 11 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2n आएगा। तो इसमें से आपने n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू दूसरी वाली में पुट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। ओके 11 देख लेते हैं, ये भी इजी ही है। द एवरेज ऑफ x माइनस 3x, ये सारी जो है ना आपने इनकी एवरेज निकालनी, ठीक है। यानी कि सबको ऐड कर दें और देखें क्या डिवाइड बाय कर दें, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। मीडियन क्या करेंगे, इनको पहले सॉर्ट करेंगे आप, ठीक है। यानी कि हाँ ये मेरे ख्याल से सॉर्टेड ही है, हाँ जी सॉर्ट है। एक्स माइनस 3 का मतलब सबसे छोटी वैल्यू होगी एक्स जो है, उसके बाद सब एक्स में 3 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, उसमें फिर एक और ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, और उसमें जो है 7 और ऐड कर दिया यानी 11 हो गया, तो और आ गई। तो ये सॉर्टेड ही था पहले से। तो इसमें जो मीडियन आएगा ना मेरे पास वो आएगा मिडल मोस्ट वैल्यू, जो कि आएगा 1 2 3 4 5 5 है ना, तो ये x प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा मीडियन, ठीक है। और इसमें जो आप एवरेज निकालेंगे तो आपका, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या आंसर आ रहा है इसका 11 का। अच्छा आपने इसकी एवरेज निकाल ली तो वो x+3 आया और मीडियन भी इसका x+3 था, तो दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपने बस सोल्व करना है इसको, और इसको इसकी मीडियन हमने आराम से निकाल लिया था, और फिर देख लेना क्या वैल्यू बन रही है, तो आपने आंसर लगा देना। अच्छा, जॉन बाइज 5 बुक्स विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 12, यानी जॉन ने 5 बुक्स खरीदी हैं और उनकी एवरेज प्राइस जो है ना 12 है। तो हम जो है सम किस तरह निकाल लेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 60 विल बी द सम। इफ जॉन देन बाइज अनदर बुक विद प्राइस 18, अच्छा वो छठी बुक जो है ना वो खरीद रहा है और उसकी प्राइस है 18। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द 6 बुक्स। अच्छा जब हमने एक बुक थी 12 उसकी एवरेज प्राइस थी, ठीक है। जब ओवरऑल उसका जो सम जो हमने निकाली है वो 60 है, ठीक है। अब उसमें एक और बुक ऐड हो गई है, इसमें क्या होगा बेसिकली 60 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और 60 प्लस एक्स ओवर 6 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 6, और इक्वल टू आएगा उसकी एवरेज के, ठीक है, यानी कि 18 के। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें, ये देखिए 60 मेरे पास आ गया था, 60 में इसने दूसरे तरीके से किया हुआ, ठीक है। वो भी आप ये वाले तरीके से भी कर सकते हैं, यानी टोटल हमारे पास 78 आ गया था ना, तो आप 78 को 6 पे डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि क्या एवरेज बन जाएगी, ठीक हो गया। दोनों को आपने बस सबसे पहले मल्टीप्लाई करके सम देख लिया उसका, सम देखने के बाद आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली,
टोटल कोर्स आपके पास आने के बाद उसको 6 पे डिवाइड करिए नंबर ऑफ बुक्स से। 5 से डिवाइड नहीं करना, 6 से, क्योंकि नंबर ऑफ अपडेटेड जो बुक्स होंगी ना वो 6 हैं, ठीक है। 6 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 पर बुक विल बी द आंसर। अच्छा, कुछ सवाल जो होते हैं ना काफी इजी होते हैं, इस तरह जैसे कि आपको लॉजिकल पता है, जब आप एक बुक और ऐड हो जाएगी ना तो उसकी वैल्यू कभी भी 12 नहीं रहेगी, उसकी एवरेज ना, उसकी एवरेज 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज 11 या 9 गिवन होगी ना तो आप उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ना वो इस तरह करते हैं जीआरई में ना, कुछ टाइप होते हैं वो आपको थोड़े से टाइम कंज्यूम करने के लिए होते हैं, लेकिन असल में वो अगर आपको कंसेप्ट होगा ना तो आप पहले एलिमिनेट करके ना वैल्यूज आप फिर चूज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सही है, समझ आ रही है ना अभी तक आपको क्वेश्चन की? जी सर। हाँ, ठीक हो गई। अच्छा, आप लोगों ने कब तक देना जीआरई वैसे? इसी साल ही देना है? कौन कौन दे रहा है दिसंबर से पहले पहले, या दिसंबर तक? 31 दिसंबर तक कौन कौन दे रहा है? अच्छा, निशान साहब कह रहे हैं कि इस साल देना उन्होंने, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने दिसंबर से पहले पहले देना है ना, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि आप ना इसकी तैयारी ना छोड़िएगा नहीं। सपोज आप कंटिन्यूटी के साथ कोशिश करें तैयारी। जब आप एक महीने के लिए भी बल्कि आप 3-4 दिन के लिए भी ड्रॉप करेंगे ना इसकी तैयारी, तो काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए है। आप इसका अगर आपने नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं करना ना, यानी फॉल 25 के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जीआरई दें आइल्स पे, आप ना फिर नेक्स्ट ईयर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आइल्स की वैलिडिटी है कम और जीआरई की है ज्यादा। तो अगर आप फॉल 25 को टारगेट करें ना, तो आपके केस में सिनेरियो ये बनता है कि आप पहले जीआरई पे अटेम्प्ट करें, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद ईजी हो जाए आप, ठीक है। और आपने फिर आइल्स की प्रिपरेशन शुरू करनी है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और आपने क्या करना है, अगस्त से पहले पहले आपने 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर आइल्स, मोर देन इनफ। मैंने बेसिक मैं आपको सही बताऊं, मैंने आइल्स जो है ना 3 दिन में प्रिपेयर करके दिया है, और विद जो है ना मेरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ। तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। और फाइनल ईयर में आपको पता है प्रेशर कितना होता है, फिर भी आइल्स जो है ना मैं क्लियर कर लिया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू गेट अ गुड बैंड, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने फॉल 25 के लिए करना है अप्लाई ना, तो आप वो लाजमी क्या सबसे पहले जीआरई फोकस करें, और फिर आइल्स जो है नेक्स्ट ईयर दें, ठीक है। और जिन्होंने इसी साल अप्लाई करना है वो फिर दोनों इसी साल ही दें, ठीक है, दिसंबर से पहले पहले। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और कल मैं ईटीएस की वेबसाइट पे देख रहा था कि कितने दिन लगते हैं आपको स्कोर भिजवाने के लिए, क्योंकि जीआरई का जो स्कोर होता है ना वो आप ऐसे नहीं भेज सकते स्क्रीनशॉट लेके और आप पोर्टल पे अपलोड कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक दो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं इस तरह का स्कोर, लेकिन वो भी कहती हैं जब मुझे ना आप ईटीएस के थ्रू ही भेजें आप रिजल्ट। तो उसका हल ये है कि आप जब आप टेस्ट देते हैं ना, जिस दिन आपका जीआरई होगा, ठीक है, जिस डेट को, उस दिन आपका उसी दिन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है ना अपना टेस्ट भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी वक्त आपको नेट इंटरनेट भी अवेलेबल होगा, आप उधर से चेक करेंगे यूनिवर्सिटी का कोड, आपने यूनिवर्सिटी जो है ना पहले से सिलेक्ट करके रखनी है, ठीक है। आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने किस किस यूनिवर्सिटी जो है ना अप्लाई करना है, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, आपने ताकि आप उसी वक्त अप्लाई कर सकें, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई होगा। क्योंकि जब आप बाद में अप्लाई करेंगे तो आपको हर जो है ना हर टेस्ट भिजवाने के $40 लगेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो आपको फोर जो है ना आप 4 यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उसी वक्त बैठे हुए टेस्ट जो है ना आप भेज सकते हैं, ठीक है। और वो 5 दिनों के अंदर पहुंचेगा उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 5 वर्किंग डेज के अंदर, यानी कि एक हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये माइंड में रखिएगा। और क्या बताना था मैंने, हाँ यही चीजें थी। ईटीएस जो है आपको टेस्ट भिजवा देगा वो। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने जो है ना घर से बैठ के टेस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोज मेरा टेस्ट खुदा ना खास्ता बुरा होता है, ठीक है, यानी कि 300 से बिलो मार्क्स आते हैं, तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में तब भिजवाना है, ठीक है। आपने सेलेक्ट करनी है कोई 8 यूनिवर्सिटीज, 6 से 8 के दरमियान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उनमें से फिर आपने अप्लाई करना है सब में, और फिर देखना है कि कौन सी कंपैटिबिलिटी बनती है कि इसमें मैं अपना स्कोर भिजवा भिजवा सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर 300 से कम होगा तो आपने उसी यूनिवर्सिटी में भिजवाना है जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ये ना हो कि आपके 300 से कम है और आप टॉप की यूनिवर्सिटी में रिजल्ट भिजवा रहे हो तो फायदा उसका ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा स्कोर लेके आएँ ताकि आपको इस तरह की टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें जो है ना सीनियर्स ने हमें बताई हैं, तो मैं भी आपको चाह रहा था ये चीज़ें जो है ना आपको माइंड में होनी चाहिए ताकि बेनिफिशियल होनी चीज़ें, ठीक है। अ, और कौन है बंदा जो इस इसी साल मतलब फॉल 24 के लिए अप्लाई कर रहा है, वो फॉल 25 के लिए कौन कर रहा है अप्लाई? वैसे ही हाथ खड़ा कर दें, फॉल 24 वाले पहले करते हैं, उसके बाद मैं फॉल 24 के लिए पूछ फॉल 25 के लिए पूछ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा आपने निशान साहब आपने आइस दिया हुआ है? अच्छा, ठीक हो गया, नाइस। आपने ठीक हो गया, अच्छा बैंड है। अच्छा, अहमद अहमद रजा कह रहे हैं उन्होंने 2025 के लिए अप्लाई करना है। सही हो गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करें, आपके लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना, पहले आप जीआरई फोकस कर लें। आप इजी हो गए जीआरई दें, अगर आपने तैयारी सही कर ली ना, 320 स्कोर लिया है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में भी रखेंगे ना हाथ, इंशाल्लाह ताला एडमिशन हो जाएगा। 320 प्लस लेके आना है फिर, तो आप इसमें बेशक 6 महीने भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका है काफ़ी टाइम, 1.5 साल है आपके पास। तो आप क्या करें, आप पहले जीआरई पे फोकस करें और बाद में फिर मार्च से लेकर जून जुलाई तक तैयारी करें आइल्स की, और वो फिर तब दे दें, ठीक है। और कोशिश करें आइल्स में भी आपके पास 7.5 जो है ना वो हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जीपे जिनका कम है उनको जीआरई और आइल्स पे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, तो आपके एडमिशन के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा रेफरेंस लेटर, हाँ जी, आपने क्या करना है साथ साथ आपका कौन सा सेमेस्टर है अहमद रजा? होपफुली मुझे लग रहा है कि आपका 7th या 8 होगा, फाइनल ईयर में होंगे आप, क्योंकि तभी आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इन दैट केस दैट इज ओके। अगर लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर है तो आप इस साल भी ट्राई करें, ठीक है। कुछ 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 प्रोफेसर क्या करते हैं कि बगैर आइल्स के बिना आपको रख लेंगे अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो, ठीक है। बगैर आइल्स और जीआरई के, तो आप इस साल कोशिश करें, इस साल भी अप्लाई करें। अच्छा आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो फिर आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे कि अप्लाई किस तरह करते हैं। फिर आप अगले साल जब अप्लाई करेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी होंगे और आपको पता होगा कि किस तरह अप्लाई करना है और किस प्रोफेसर को टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस साल भी है ना थोड़ा सा देखें इन चीज़ों को, क्या पता आपका इसी साल एडमिशन हो जाए, ठीक है। और इस चीज़ में रिलैक्सेशन भी हो जाती है, अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है ना, तो इस चीज़ में रिलैक्सेशन भी हो जाती है कि आप आज जो है ना बाद में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। 1-2 महीने का शायद आपको टाइमर भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू अच्छा आपका अच्छा हो जाता है तो आप ईमेल सेंड करना शुरू करें, तो चांसेस हो जाएंगे। अब उनको कह दें कि मेरा आज जो है ना, अब उनको बोल दें बल्कि 2-3 महीने में आज जो है ना दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो आपका चांस बन जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें इस साल भी अप्लाई करें कि अगर आपकी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एवरी वीक रेने इज पेड $40 पर आवर फॉर द फर्स्ट 40 आवर्स शी वर्क, यानी वो 40 घंटे काम करी हफ्ते के अंदर, और उसको पर घंटे के हिसाब से $40 मिल रहे हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, जब आपने टोटल वैल्यू निकालनी होगी कितने उसने कमाए, तो आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मेरे पास 1600। तो इस बार टोटल सम आ गया 1600। अच्छा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड $80 पर आवर फॉर ईच आवर शी वर्क्स आफ्टर द फर्स्ट 40 आवर्स, यानी कि जब भी वो 41st आवर होगा ना, तब से वो स्टार्ट होगी उसके ना $80 की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यानी पहले उसकी $40 थी पर आवर, और अब जो जब भी वो 41 से लेकर जितने भी आगे तक आवर काम करेगी ना, उसके जो होंगे ना $80 के हिसाब से मिलेगा उसको पर आवर, ठीक है। तो उसने पूछा है हाउ मैनी आवर्स वुड रेने हैव टू वर्क इन 1 वीक टू अर्न एन एवरेज ऑफ $60 पर आवर दैट वीक। तो उसने बेसिकली आवर्स हमें पूछे हैं कि कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा कि उसकी जो एवरेज है ना वो $60 तक आ जाए पर वीक। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, 80+H डिवाइड बाय वो वाला फॉर्मूला लगेगा, और मैंने 1600 के इक्वल आप रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। लेट मी सी कि किस तरह, हाँ जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको आपको इक्वेशन इस तरह बनानी पड़ेगी कि 1600 तो आपने निकाल लिया ना, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया 40 को 40 का, ये आपके पास टोटल इनकम आ गई कि जो रेगुलर इनकम है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ
जब भी वो नेक्स्ट आवर काम करेगी तो उसको $80 पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलनी है, ठीक है। और उसने नेक्स्ट और 40 आवर्स काम किए हैं, तो आपने क्या करना है, 40 × H - 40 वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 40H माइनस 80 × 40 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको आप एक्सपेंड करेंगे ना, तब यही बनेगा 80 × 40, 80 × H माइनस 80 × 40, ठीक है। और ये आपने ये टोटल सम आएगा कि कितने उसने कमाए, ठीक है। और इसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड किया और इक्वल टू 60, क्योंकि हमारे एवरेज चाहिए हमें 60, तो ये हमने इस तरफ 60 रखा हुआ, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने हैं, तो जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास 80 आवर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आप इसको लॉजिकली करेंगे ना, तो आपके पास जो वैल्यूज है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि ये 70 से ऊपर ऊपर ही होंगी, ठीक है। आप इसको जो लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप इनके सवालों की, तो आपके ना जहन में चीज़ें आने लग जाएंगी कि अगर ये एवरेज होगी और ये इसके सम होगा ना, तो इसका ऑल करीब करीब जो आंसर है ना वो 70 से ऊपर ऊपर ही होगा। तो आप फिर ना एलिमिनेशन रूल के हिसाब से ना बाकी चीज़ें रिमूव कर लें, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो है ना क्या बनेगा, ठीक है। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 1600 का जो मल्टीपल होगा ना, इस क्वेश्चन में ना 1600 का जो मल्टीपल है क्या बन रहा है, 80 बन रहा है ना, तो 80 विल बी द आंसर। अगर आपका शॉर्ट टाइम है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज में बेसिकली मल्टीपल्स ही होते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एट अ सर्टेन स्कूल the June 118 juniors have an average final exam score of 88 and the 100 and the 100 seniors have an average final score of 92, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से वेटेड एवरेज करना कैलकुलेट। वेटेड एवरेज वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, W1 × X1, ठीक है, और प्लस W2 × X2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखते हैं। 188 118 × 88 प्लस 100 × 92, और दोनों आपने वेटेड वेट्स को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आपको आंसर आएगा, जो क्या आया 89.89, तो ये 90 से छोटा है, तो क्वांटिटी बी विल बी द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट ईयर अ कार डीलरशिप सोल्ड 640 कार्स ओवर द एंटायर ईयर। उसने एक कार डीलर है, उसने 640 कार्स जो है ना सोल्ड की हैं, ठीक है, एक पूरे साल के अंदर, यानी 12 महीने के अंदर इतनी कार सोल्ड हुई है। इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास इसकी एवरेज भी आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं उसने सवाल में पूछा क्या। दिस ईयर द डीलरशिप हैज सोल्ड एन एवरेज ऑफ, यानी कि जो अगला साल है ना, उसने जो एवरेज है उसकी वो 32 कार पर मंथ है, और 4 सालों तक, सॉरी 4 महीनों तक यही एवरेज है। यानी कि 32 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको टोटल सेल आ जाएगी कि कितनी कार जो है ना सोल्ड हुई। तो उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड पर मंथ ओवर द इंटायर 16 मंथ पीरियड। अच्छा, 16 मंथ पीरियड है ना, एक तो हमारे पास ये हो गया ना 640, यानी 12 महीनों के लिए ये आ गई। तो हमने जब टोटल निकालना है कि 16 महीने में कितनी हुई, तो 32 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो और ऐड कर देंगे 640 के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, 640 है तो हमारे पास था, जो मैंने 32 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो मेरे पास आ गया 128। 128 और 640 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 768, ठीक है। 768 टोटल कार सोल्ड थी, और मैंने एवरेज जो है निकालनी है, 16 मंथ हमारे पास थे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 कार्स पर मंथ, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन मैंने आज ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने 15 तक किया, वीकेंड पे मैं इसको सारा सोल्व करूंगा, ठीक है। और अच्छा, मैं उतनी देर तक आपको यूनिवर्सिटी से बता देता हूँ कि मैं ना रात को देख रहा था कुछ यूनिवर्सिटीज ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एक यूनिवर्सिटी मुझे मिली थी जिसके अंदर ना आइल्स का उन्होंने स्कोर भी मेंशन किया हुआ था कि क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब कि जीआरई कितना होना चाहिए, जीपीए का भी थोड़ा सा मेरे साथ जिक्र किया हुआ था उसने, ठीक है। और इस पे एक और मजीद बात लिखी थी, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है ना, तो आपको जो है ना फंडिंग तो लाजमी है आपकी, मतलब कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे इसमें। मैं इसमें देख लेता हूँ कि कहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, ये आप एडमिशन रिक्वायरमेंट देखते हैं, सिर्फ बैचलर्स होना चाहिए 4 ईयर का कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और उसने लिखा हुआ है थोड़ा जीपीए भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जीआरई स्कोर जो है उसने मेंशन किया हुआ है 310। 310 से आप ऊपर ले आते हैं ना, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये लाइन लिखी हुई है,
GRE स्कोर फॉर ऑल PhD एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड यूज दिस, और उनको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाएगी और ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, आउटसाइड यूएस, तो उनको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाएगी और फुली फंडेड के साथ होगा, ठीक है। तो उसने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास 304 होना चाहिए, सॉरी एक मिनट, पोस्ट मास्टर PhD के लिए 304, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें ना तो आपके पास 310 से ऊपर होना चाहिए, और एनालिटिकल राइटिंग में 4.0 होना चाहिए। और इसमें आइल्स का भी काफ़ी मिनिमम स्कोर था, 5.5 आइल्स होना चाहिए, ठीक है। तो 5.5 से भी ऊपर जिनका भी आइल्स है तो आप वो अप्लाई करें, तो कंसिडर की जा सकती है एप्लीकेशन के लिए। एक पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, और गुड एकेडमिक CV होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने और उसमें चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी मैं देख रहा था तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपका 310 आ जाता है ना तो आपकी फुल्ली फंडेड मिल जाएगी 310 से ऊपर, ठीक है। और एक और मैंने इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, जब भी आप अप्लाई करें ना यूनिवर्सिटी के लिए, आप MS के लिए अप्लाई ना करें, PhD के लिए अप्लाई करें। करना आपने वहां जाके MS ही है सबसे पहले, ठीक है। ये सर जफर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप PhD के लिए अप्लाई करें। जो 90% चांसेस होते हैं ना, आप उस प्रोफेसर को जब ईमेल करते हैं ना कि मैंने MS करना है, तो ना वो उसके पास इतनी फंडिंग नहीं होती, वो MS के लिए ज़्यादा फंडिंग्स नहीं होती, वो चाहते हैं कि बंदा उनके पास PhD करे। तो आप उनको कमिटमेंट शो करें कि मैं आपके पास PhD करूंगा, भले आपने नहीं करनी, ठीक है। MS करने के बाद आप छोड़ सकते हैं, वो आपसे बॉन्ड साइन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, अगर आपने करनी है तो कर लेना, नहीं करनी तो ना करेंगे। लेकिन PhD के लिए अप्लाई करें तो आपके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप PhD के ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। और ये US में बड़ी मजे की बात है कि आप बैचलर्स के फौरन बाद जो है ना PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी कंट्री में मेरे ख्याल से ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि अभी बैचलर्स के फौरन बाद आप जो है ना अप्लाई कर सकें। लेकिन ये PhD जो है ना फौरन आपको PhD में एडमिशन मिल जाता है, क्या कहते हैं, बैचलर्स के फौरन बाद, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें और अप्लाई करते हैं इसमें। जी, किसने पूछना कोई क्वेश्चन? यस सर, एक क्वेश्चन था कि अगर हम आइल्स बुकिंग करा रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट का नेम और कंट्री वगैरह, तो अभी तो हमने कोई अप्लाई नहीं किया है, तो अगर किसी बाद में जहाँ अप्लाई किया वो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट आइल्स सेंटर से टेस्ट चाहिए, इसमें किस तरह डील करेंगे? अच्छा, मुझे ना आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है पीछे से, थोड़ा है, तो आप ना काइंडली थोड़ा सा या टाइप कर दें इसको, मैं आपको बता देता हूँ। चैट में ना आप टाइप कर दें, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कर दें टाइप। किसी और का कोई क्वेश्चन है जैसे जनरल 2-3 देर तक पूछ सकता है। अच्छा, उतनी देर तक हम डिस्कशन कर लेते हैं जब तक वो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस जैसे ये यूनिवर्सिटी है ना, ये बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें, इनमें चांसेस भी काफ़ी, इनके पास भी फंडिंग काफ़ी होती है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया है, द आइल्स सर, आइल्स की बुकिंग के वक्त तो इंस्टीट्यूट एंड कंट्री मांगते हैं कि अगर डायरेक्ट आप टेस्ट आइल्स सेंटर से पोस्ट करवाने हैं तो, लेकिन अभी तो यूनी कंफर्म नहीं है। अच्छा, यूनी कंफर्म नहीं है तो कोई मसला नहीं, जब आपके पास आइल्स आ जाए तो आप उनको भिजवा देना, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। बाद में अगर किसी यूनी में एडमिशन हो एंड वहाँ से जब टेस्ट शीट मांगे फिर, अच्छा, जब एडमिशन हो जाता है ना तो फिर आपने सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में भिजवाना है, तो आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। जब आपको पता है कि आपको एडमिशन मिल गया, बस उन्होंने टेस्ट स्कोर मांगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भेज दें उनको, तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो सर टेस्ट वो मांगेंगे तो टेस्ट क्या वापस देना पड़ेगा क्या इसके लिए, अगर हम मांगेंगे? नहीं, वो अगर आपको कहते हैं कि आपका आइल्स की कमी, आइल्स आपने अपलोड नहीं किया हुआ, तो आपको टेस्ट अपलोड करना पड़ेगा, या आपको टेस्ट अगर नहीं दिया हो तो देना पड़ेगा आप, क्योंकि उसके बगैर तो वहाँ कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो देती नहीं है फंड। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आइल्स दे दिया और अच्छा, मैंने बाद में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, और अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि क्योंकि आइल्स तो मैंने पहले दे दिया, तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें टेस्ट सेंटर से वापस टेस्ट सेंटर से आइल्स वाले डायरेक्ट भेजें, तो मैं क्या वापस टेस्ट दूँ फिर अच्छा, हाँ, रजिस्ट्रेशन कराऊँ नहीं कराऊँ? टेस्ट नहीं दें आप,
आप वो जो आपने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया ना, आप उधर से रजिस्टर करें, ठीक है। और उधर से जाके आपने कोई सेक्शन होगा वहाँ पे टेस्ट भेजने का, ठीक है, कि टेस्ट सेंडिंग टू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप जो वेबसाइट के थ्रू भिजवाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो इशू नहीं है इतना, ठीक है। आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप ऑप्शन होगा वेबसाइट पे, आप जब थोड़ा सा इधर देखेंगे ना इधर उधर, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आप भिजवा सकते हैं डायरेक्ट। आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कि आपने किस डेट को दिया था, क्या आपका रोल नंबर था, वो चीज़ें ऐड करेंगे आप, वो फिर भिजवा देंगे, कोई इशू की बात नहीं। और मेरे ख्याल से फ्री होता है ये पैसे नहीं लगेंगे इसके। यस। अच्छा, GRE के लगते हैं पैसे भिजवाने के, अगर आपकी फिफ्थ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें तो आपको पैसे लगेंगे उसके, बाकी तो नहीं है, बाकी कोई फीस वगैरह नहीं है। अच्छा, और किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है? अच्छा, ये आप ना ये मगूस वाली साथ साथ आप करना शुरू करें, इसके बगैर आपका जो है ना वर्बल सेक्शन नहीं हो पाएगा, आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। इसमें 1000 वर्ड्स हैं, और 1000 जब आप एक भी वर्ड आप याद करेंगे ना, आपके 2 या 3 मीनिंग्स भी याद हो जाए तो आपको बेसिकली वोकेबलरी आ जाएगी 1500 वर्ड्स 1800 वर्ड्स की ना। तो ये 1000 वर्ड जो है ना मिनिमम होने ही चाहिए टेस्ट देने से पहले, ये आपको याद होने चाहिए, और बार बार रिवाइज करना। हाँ, पहले अच्छा इसका हल ये है, पहले जो मंडे टू फ्राइडे है ना, मैं इसको आपको अपनी टेक्निक बता देता हूँ। आप मंडे टू फ्राइडे आप याद करें थोड़े थोड़े करके जितने आपको हो जाते हैं, फिर आपने जो उस वीक में पढ़े हैं ना, और मैं सैटरडे संडे उसको रिवाइज करें, ठीक है। और ये आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जिस दिन आपको लग रहा है ना कि आपको नहीं हो पाएगा, उस दिन आप ब्रेक ले लें एक दिन के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो है ना, डाइट बहुत अच्छी रखनी है, डाइट जो है ना काफ़ी मैटर करेगी एक जो आप इस तरह के टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डाइट पे नो कॉम्प्रोमाइज़, नींद पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, नींद ज़्यादा लेनी है, ठीक है। और फोकस होकर जो है ना पढ़ना, ठीक है। जब नहीं दिल करा तो ना पढ़ें, जब जब पढ़ें तो सही तरह पढ़ें फिर, ठीक है, सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म करके तब पढ़ें बैठ। जी, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपने कोशिश करें एक ही दफ़ा दें GRE, बार बार ना देना पड़े। हमारे एक सर थे, वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा GRE अटैम्प्ट किया था, और वो बेसिकली जॉब के साथ साथ कर रहे थे उनको, तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया था। लेकिन जब आप एक ही चीज़ बार बार देखेंगे ना तो फिर आप उकता आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि पहली दफ़ा ही दें और अच्छी तरह दें, तो आके आपको बार बार जो है ना फीस ना देनी पड़े और टाइम ना वेस्ट हो। नहीं, ये पेड नहीं है, ये मैंने सिंपल, मैं आपको ये भेज भी देता हूँ, ठीक है। ये पेड बिल्कुल भी नहीं है, आप मोबाइल में भी इसकी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सिर्फ अकाउंट जो है ना लॉगिन करना, ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल लॉगिन करना है और आपके पास ये फ्लैश कार्ड खुल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये भेज भी देता हूँ, एक मिनट, इनकी वेबसाइट। हाँ, आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर आप ना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये लॉगिन होके आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। आपने प्रैक्टिस पे जाना है, सॉरी लेसन्स पे जाना है, और लेसन्स में जाके वो ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वो मिल जाएगी चीज़। अच्छा, लेसन्स पे ना यहाँ पे ये जो वीडियोज़ है ना, ये भी अवेलेबल है, अगर आपने कंसेप्ट वगैरह पढ़ने हैं ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ मिलेंगी। बल्कि वो मैं स्लैक पे शेयर कर देता हूँ, इनका ना पूरा ड्राइव पड़ी हुई है, जिस पे सारी क्वांट की वीडियोज भी हैं, और टेक्निक्स भी हैं वर्बल की ना। तो वो अगर आपने कंसेप्ट वगैरह पढ़ने हैं तो आप वहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वेबसाइट पे कुछ चीज़ें पेड भी है ना, लॉक हैं कुछ चीज़ें, तो वो सारी वीडियो जो है ना उसमें पड़ी हुई है उस ड्राइव में ना, तो आप उधर से भी अपना कंसेप्ट जो है ना सारे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वीक है, ठीक है। वैसे मैं कह रहा था कि वैसे मैंने अपलोड कर दी हैं, अब फिर भी मैं मेंशन कर दूंगा उनको, ठीक है। चलें, सेशन का टाइम एंड हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। चलें, सही है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।